17 फरवरी 2003 सुबह के 7 बज रहे थे। एंटवर्प डायमंड सेंटर के बाहर का मौसम ठंडा हो रहा था, लेकिन अंदर का माहौल बिल्कुल नॉर्मल था। बिल्डिंग के गार्ड्स अपनी रूटीन शिफ्ट शुरू कर रहे थे। यह एंटवर्प डायमंड सेंटर कोई आम बिल्डिंग नहीं थी। यह दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती थी। यहाँ के बेसमेंट में एक वॉल्ट था, जिसमें दुनिया के 80% कच्चे हीरे रखे जाते थे। सिक्योरिटी ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके। 2 गार्ड्स, पैट्रिक और जॉर्ज, बेसमेंट की तरफ जाते हैं। उनके हाथ में कॉफी है और वो वीकेंड के बारे में बात कर रहे हैं। पैट्रिक ने पूछा, यार वो लाइट सेंसर चेक किया? जॉर्ज ने हंसते हुए कहा, अरे हाँ भाई, सब ग्रीन है। अलार्म सिस्टम बिल्कुल साइलेंट है। लगता है वीकेंड पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई। वो उस भारी भरकम वॉल्ट के दरवाजे पर पहुंचते हैं। ये दरवाजा 3 टन भारी स्टील का बना था। जॉर्ज आगे बढ़ता है, अपना सिक्योरिटी कोड डालता है और भारी हैंडल को घुमाता है। दरवाजा खुलता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर देखते हैं, उनके हाथ से कॉफी कप गिर जाता है। वॉल्ट के अंदर का नजारा देखकर उनकी सांसें रुक गईं। फर्श पर हीरे बिखरे हुए थे। हजारों करोड़ों के हीरे, गोल्ड बार्स और ज्वेलरी ऐसे पड़े थे जैसे वहां कूड़ा कचरा हो। 100 से ज्यादा सेफ्टी बॉक्स को बुरी तरह तोड़कर खोला गया था। जॉर्ज की आवाज कांप रही थी, ये क्या है? अलार्म क्यों नहीं बजा? पुलिस को फोन कर। अभी पुलिस आती है और जब अंदर घुसते हैं तो वो भी शॉक में थे। उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा सीन नहीं देखा था। जब चोरी के बाद हिसाब लगाया गया तो पता चला कि करीब $100 मिलियन का माल गायब था। अगर आज के हिसाब से देखें तो यह रकम 800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि चोरी हुई। डरावनी बात यह थी कि चोरों ने कैसे किया। इस वॉल्ट में 10 लेयर्स की सिक्योरिटी थी। हीट सेंसर्स, बॉडी हीट पकड़ने के लिए, सीस्मिक सेंसर्स, जमीन की वाइब्रेशन के लिए, मैग्नेटिक फील्ड्स, डॉपलर रडार और एक ऐसा लॉक जिसके 100 मिलियन कॉम्बिनेशंस थे। लेकिन उस रात एक भी अलार्म नहीं बजा, एक भी सेंसर ट्रिगर नहीं हुआ। चोर अंदर आए, घंटों तक पार्टी की और $100 मिलियन लेकर गायब हो गए, बिना किसी जबरदस्ती के। डिटेक्टिव ने दीवार पर देखा और बस एक ही बात सोची, ये इंसान का काम नहीं हो सकता। ये कोई जीनियस ही हो सकता है जिन्होंने सिस्टम को पूरी तरह हरा दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये परफेक्ट क्राइम एक बहुत बड़ी गलती की वजह से खुलने वाला था। एक ऐसी गलती जो एक सैंडविच से जुड़ी थी। सवाल यह है, इतनी भारी सिक्योरिटी को चकमा देने वाला वो मास्टरमाइंड था कौन? वो कोई आम गुंडा या बैंक रॉबर नहीं था। वो था लियोनार्डो नोटारबार्टोलो, इटली का रहने वाला, सूट बूट पहनने वाला एक बेहद स्टाइलिश आदमी। लियोनार्डो का मानना था कि वो चोर बनने के लिए ही पैदा हुआ था। उसकी शुरुआत सिर्फ 6 साल की उम्र में हुई थी, जब उसने एक दूध वाले के पैसे चुराए थे। उसे वो चोरी का मजा तभी लग गया था। अब सवाल ये आता है कि वो इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना चाहता था? इसके पीछे एक गहरा लॉजिक था। लियोनार्डो असल में एक ज्वेलरी डिजाइनर था। उसकी अपनी दुकान थी। वो खुद जेवर बनाता था। लेकिन एक दिन उसी की दुकान में चोरी हो गई। उसकी सारी मेहनत, सारे डिजाइन लुट गए। उस दिन उसका दिमाग फिर गया। उसने सोचा, इस दुनिया ने मुझसे मेरा सब कुछ छीना है। अब मैं इस दुनिया से वो सब डबल करके वापस लूंगा। और उसकी नजर पड़ी दुनिया के सबसे बड़े खजाने, एंटवर्प डायमंड सेंटर पर। लेकिन एंटवर्प का यह वॉल्ट कोई आम तिजोरी नहीं थी। यह जमीन से 2 मंजिल नीचे बना एक ऐसा किला जिसे कोई तोड़ न सके। इसका दरवाजा लिप्स कंपनी का बना था, जिसका वजन 3 टन था। लेकिन असली मुसीबत था इसका कॉम्बिनेशन लॉक। इस लॉक में 0 से 99 तक के नंबर्स वाला एक डायल था। इसे खोलने के लिए आपको 4 अलग अलग नंबर्स को सही ऑर्डर में डालना होता था। इसमें 10 करोड़ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते थे। अगर आप अंदाजे से नंबर डालने की कोशिश करते तो सही कोड ढूंढने में आपको कई साल लग जाते। और अगर यह भी काफी नहीं था तो वहां 1-1 फीट लंबी चाबी भी लगती थी, जिसे डुप्लीकेट करना नामुमकिन माना जाता था। और दरवाजे के पीछे हीट सेंसर्स, सीस्मिक सेंसर्स और मैग्नेटिक फील्ड का जाल। इसीलिए उसे एक खास टीम चाहिए थी। वो वापस अपने शहर ट्यूरिन, जो इटली में पड़ता है, वह गया, जहां द स्कूल ऑफ ट्यूरिन नाम का एक ग्रुप मशहूर था। लियोनार्डो ने चुन चुनकर 4 ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जो अपने काम के जादूगर थे। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन चारों के कोड नेम्स थे।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोड नेम्स क्या होते हैं और इनकी क्या जरूरत है। देखिए, क्राइम की दुनिया का एक रूल है, असली नाम कभी मत लो। अगर पुलिस ने किसी को पकड़ लिया और उसने असली नाम बता दिया तो पुलिस सीधे उसके घर पहुंच जाएगी। लेकिन अगर वो कहे मेरे साथ मॉन्स्टर था, तो पुलिस कंफ्यूज हो जाएगी कि ये मॉन्स्टर कौन है। इससे पुलिस को असली पहचान ढूंढने में सालों लग जाते हैं। इसी लॉजिक के साथ टीम बनी। इस टीम का सबसे पहला मेंबर पेत्रो तवानो, जिसका कोड नेम था स्पीडी। ये लियोनार्डो का 30 साल पुराना जिगरी दोस्त था। उसका काम था गाड़ी चलाना और माल ढोना। लेकिन स्पीडी का एक बड़ा माइनस पॉइंट था, वो बहुत डरपोक और नर्वस रहता था। मीटिंग के दौरान स्पीडी पसीना पोंछते हुए बोला, लियो, तू श्योर है ना, एंटवर्प में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अगर हम पकड़े गए तो? लियोनार्डो ने हंसकर उसकी पीठ थपथपाई। तभी तो मजा आएगा मेरे भाई, तू बस गाड़ी तैयार रख, बाकी हम देख लेंगे। दूसरा था फर्डिनेंडो फिनोटो, जिसका कोड नेम था द मॉन्स्टर। जैसा नाम वैसा काम। ये एक भारी भरकम आदमी था। ताले तोड़ना हो, बिजली की वायरिंग काटनी हो या दीवार कूदनी हो, मॉन्स्टर के लिए ये बाएं हाथ का खेल था। तीसरा था एलियो डी ओनोरियो, जिसका कोड नेम था द जीनियस। ये बंदा इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपर्ट था। दुनिया का कोई भी अलार्म सिस्टम हो, जीनियस के पास उसका तोड़ था। और चौथा था द किंग ऑफ कीज। वो सबसे रहस्यमयी था। उसका असली नाम आज तक पुलिस भी नहीं जान पाई। उसे सब बुलाते थे चाबियों का बादशाह। वो एक बुजुर्ग आदमी था, लेकिन उसके हाथ में ऐसा हुनर था कि वो किसी भी चाबी को सिर्फ देखकर उसकी हूबहू कॉपी बना सकता था। टीम तैयार थी। अब बारी थी दुश्मन के घर में घुसने की। लियोनार्डो ने एक बहुत ही सिंपल लेकिन शातिर चाल चली। चोरी से 18 महीने पहले उसने डायमंड सेंटर में एक छोटा सा ऑफिस किराए पर ले लिया। उसने खुद को एक हीरा व्यापारी बताया और किराया सिर्फ 687 बेल्जियम फ्रैंक महीना। इस मामूली रकम ने उसे वो चीज दे दी जो अनमोल थी, बिल्डिंग का 24 घंटे का एक्सेस कार्ड। अब वो चोर नहीं, वहां का किराएदार था। अंदर घुसते ही लियोनार्डो का जासूसी खेल शुरू हो गया। वो अक्सर अपनी शर्ट की जेब में एक पेन लगाकर घूमता था। वो कोई आम पेन नहीं, एक हाईटेक स्पाई कैमरा था। वो गार्ड्स के साथ कॉफी पीता, मजाक करता और उसका कैमरा पीछे चल रहे सारे सिक्योरिटी सिस्टम रिकॉर्ड करता रहता। एक दिन गार्ड दीवार पर लगे कीपैड के पास जाता है ताकि अलार्म बंद कर सके। लियोनार्डो जानबूझकर गार्ड के थोड़ा पीछे साइड में खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में कॉफी का कप है और वो नॉर्मल बातें कर रहा है। गार्ड को उस पर पूरा भरोसा है, इसीलिए वो कीपैड को हाथ से छुपाता नहीं है। जैसे ही गार्ड बटन दबाने के लिए हाथ उठाता है, लियोनार्डो अपनी छाती को थोड़ा सा उस तरफ घुमाता है। उसकी जेब में रखा पेन कैमरा सीधे कीपैड की तरफ फोकस कर लेता है। तभी लियोनार्डो ने उसे बात में उलझाया, अरे पैट्रिक, आज तो बहुत काम है ना? गार्ड ने बटन दबाते हुए कहा। हाँ सर, वीकेंड आने वाला है। इस स्पाई कैमरा ने लियोनार्डो को यह बता दिया कि कीपैड कौन से ब्रांड का है और गार्ड किस एंगल पर खड़ा होता है। लेकिन असली पासवर्ड साफ साफ देखने के लिए उन्हें एक फिक्स्ड कैमरे की जरूरत थी। इसलिए अगली बार उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। टीम ने वॉल्ट के बाहर टंगे एक फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर एक छोटा सा कैमरा छिपा दिया। उसका लेंस सीधे उस कीपैड की तरफ था। जब गार्ड ने अगली बार कोड डाला तो उस कैमरे ने हर एक बटन को दबते हुए साफ साफ रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन असली तैयारी एंटवर्प में नहीं, बल्कि इटली के एक सुनसान वेयरहाउस में हो रही थी। वहां लियोनार्डो ने पानी की तरह पैसा बहाकर वॉल्ट का एक हूबहू मॉडल बनवाया था। दीवारें वैसी ही थीं, अंधेरा वैसा ही था और सबसे जरूरी सेंसर्स भी वही थे जो एंटवर्प में लगे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि लियोनार्डो के पास इतना पैसा आया कहां से कि उसने पूरा वेयरहाउस ही रेंट कर लिया और सिस्टम्स खरीद लिए। इसका जवाब सिंपल है। लियोनार्डो कोई छोटा मोटा चोर नहीं था। वो पिछले 30 सालों से इस बिजनेस में था। उसने शुरुआत की थी महंगी स्पोर्ट्स कार्स चुराने से। फिर उसे समझ आया कि गाड़ियों से ज्यादा पैसा और कम रिस्क डायमंड्स में है। उसने चोरी के पैसों से अपनी खुद की ज्वेलरी शॉप्स खोली थी और वो ज्वेलरी डिजाइन भी करता था। उसके पास एक पूरा नेटवर्क था। तो लियोनार्डो के लिए यह खर्चा नहीं बल्कि एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट था। उसे पता था कि अगर वो आज कुछ लाख खर्च करके मॉडल बनाएगा तो कल वो 800 करोड़ कमाएगा। खैर, वापस चलते हैं उस वेयरहाउस में जहां वो लोग रोज रात को चोरी करने की एक्टिंग करते थे।
वो देखना चाहते थे कि अलार्म बजने में कितनी देर लगती है। एक रात प्रैक्टिस चल रही थी। गोदाम में घुप अंधेरा था। मॉन्स्टर धीरे धीरे चल रहा था। तभी अचानक अलार्म बज गया। जीनियस चिल्लाया, रुक जाओ मॉन्स्टर, तुम बहुत तेज चल रहे हो। तुम्हारी बॉडी की गर्मी ने सेंसर को जगा दिया। मॉन्स्टर ने चिढ़कर अपना मास्क हटाया। तो क्या करूं? सांस लेना छोड़ दूं? मेरा शरीर गर्म है तो मैं क्या करूं? जीनियस मुस्कुराया। उसने अपने बैग से एक हेयर स्प्रे की बोतल और एक थर्माकोल का डिब्बा निकाला। उसने समझाया, देखो, ये कोई जादू नहीं है, ये साइंस है। हम सेंसर के ऊपर ये हेयर स्प्रे मारेंगे। इसमें तेल होता है जो एक पतली परत बना देगा। ये परत तुम्हारी गर्मी को सेंसर तक पहुंचने से रोक देगी। और एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए हम सेंसर को इस थर्माकोल के डिब्बे से ढक देंगे। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कछुए की चाल की भी प्रैक्टिस की, क्योंकि वहां एक रडार लगा था जो तेज मूवमेंट पकड़ता था। उन्हें सिखाया गया कि कैसे इंच दर इंच बिना हवा हिलाए आगे बढ़ना है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल बाकी था, अंदर घुसेंगे कैसे? मेन गेट से जाना मतलब सीधे जेल जाना था, क्योंकि वहां गार्ड्स और मेटल डिटेक्टर्स थे। उन्हें एक चोर दरवाजा चाहिए था। इसके लिए लियोनार्डो ने अपनी एक्टिंग का एक और सैंपल पेश किया। वो वापस उसी बिल्डिंग मैनेजर लेडी के पास गया जिसने उसे ऑफिस रेंट पर दिया था। लियोनार्डो ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मैडम, मेरा डायमंड बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि मुझे अब एक बड़े ऑफिस की जरूरत है। क्या आप मुझे इस फ्लोर के नक्शे का ब्लूप्रिंट्स दे सकती हैं, ताकि मैं देख सकूं कि कौन सा एरिया मेरे लिए सही रहेगा? मैनेजर को उस पर जरा भी शक नहीं हुआ। वो एक अच्छे किराएदार की मदद करके खुश थी। उसने दराज खोली और बिल्डिंग के ओरिजिनल नक्शा लियोनार्डो के हाथ में थमा दिया। जब टीम ने उन नक्शों को टेबल पर फैलाया तो जीनियस की उंगली एक जगह पर रुक गई। यहां देखो, नक्शे में बिल्डिंग के ठीक पीछे एक प्राइवेट गार्डन दिख रहा था जो एक पुरानी बंद पड़ी बिल्डिंग से जुड़ा था। और सबसे बड़ी बात, नक्शे के हिसाब से उस गार्डन वाले हिस्से में सिक्योरिटी कैमरा कवरेज ना के बराबर था। 1.5 साल की कड़ी मेहनत, हजारों फोटोज की स्टडी और सैकड़ों रातों की प्रैक्टिस के बाद वो तारीख आ गई। 14 फरवरी 2003, वैलेंटाइन डे का वीकेंड। एंटवर्प शहर में उस दिन बहुत भीड़ थी, क्योंकि वहां एक बड़ा टेनिस टूर्नामेंट चल रहा था। पुलिस और लोगों का ध्यान मैच पर था। यही वो मौका था जिसका लियोनार्डो इंतजार कर रहा था। शाम को पूरी टीम लियोनार्डो के एंटवर्प वाले अपार्टमेंट में इकट्ठा हुई। उन्होंने हल्का खाना खाया, पास्ता और सलामी। किसी ने शराब नहीं पी, क्योंकि उन्हें अपना दिमाग एकदम साफ रखना था। उन्होंने अपने रबर के दस्ताने चेक किए, चेहरे के मास्क चेक किए और वो टूल्स चेक किए जो इटली से लाए थे। लियोनार्डो ने अपनी टीम के चेहरों पर डर देखा। वो जानता था कि अब पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं है। उसने अपनी घड़ी देखी और धीमी आवाज में कहा, तैयार हो जाओ, आज रात हम अमीर बनेंगे। रात के 12 बज चुके थे और पूरा एंटवर्प शहर गहरी नींद में था। यहां लियोनार्डो ने अपने मास्टर प्लान के हिसाब से टीम को 2 हिस्सों में बांट दिया। लियोनार्डो ने एक प्यूजो 307 कार किराए पर ली थी और वो अपने ड्राइवर स्पीडी के साथ इसी कार में बैठकर बाहर पहरा देने लगा। इनका काम बहुत साफ था। अगर पुलिस की कोई भी गाड़ी दिखे या सायरन की आवाज आए तो तुरंत अंदर खबर करना और भागने के लिए गाड़ी तैयार रखना। वहीं दूसरी तरफ असली एक्शन के लिए बाकी 3 खिलाड़ी, जीनियस, मॉन्स्टर और किंग ऑफ कीज, बिल्डिंग के पिछले हिस्से से अंदर घुसने के लिए आगे बढ़े। लेकिन अंदर कदम रखते ही उनके सामने सबसे पहली और सबसे खतरनाक चुनौतियां खड़ी हुई। छत पर लगा हीट सेंसर। अगर वो जरा सा भी इसके सामने आते तो उनकी बॉडी की गर्मी तुरंत अलार्म बजा देती। लेकिन जीनियस इसके लिए तैयार था। उसने अपने बैग से एक बड़ा सा पॉलिएस्टर शील्ड निकाला, क्योंकि पॉलिएस्टर इंसानी गर्मी को बाहर निकलने से रोकता है। जीनियस ने साथियों को चेतावनी देते हुए धीरे से कहा, बिल्कुल मेरे पीछे रहना। इस शील्ड से बाहर हाथ या पैर मत निकालना। और फिर वो तीनों एक लाइन में उस शील्ड के पीछे छुपकर सेंसर के बिल्कुल नाक के नीचे से गुजरे और वो किसी भूत की तरह बिना कोई निशान छोड़े बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गए। अब वो उस 3 टन भारी वॉल्ट के दरवाजे के सामने खड़े थे। जीनियस ने सबसे पहले वहां लगे सिक्योरिटी कैमरे पर एक काला प्लास्टिक बैग चढ़ा दिया। अब असली खेल शुरू हुआ। दरवाजे पर लगा मैग्नेटिक सेंसर। इस सेंसर का काम बहुत सिंपल था। ये 2 टुकड़ों में होता है, एक दीवार पर और एक दरवाजे पर। जब तक दरवाजा बंद रहता है, ये दोनों चुंबक आपस में चिपके रहते हैं और अलार्म नहीं बजता। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है,
ये अलग हो जाते हैं और अलार्म बजने लगता है। लेकिन जीनियस के पास इसका भी तोड़ था। उसने अपनी जेब से एक एल्यूमिनियम की पट्टी निकाली जिसे उसने घर पर ही बनाया था। उसने उस पट्टी को सेंसर के दोनों टुकड़ों के ऊपर लगा दिया जिससे वो आपस में जुड़ गए। अब जीनियस ने मॉन्स्टर को इशारा किया। मॉन्स्टर ने धीरे धीरे पेंच खोले और पूरे सेंसर को ही दरवाजे से उखाड़ लिया। कमाल देखिए, सेंसर अब दरवाजे पर नहीं था बल्कि उनके हाथ में था। लेकिन क्योंकि उस एल्यूमिनियम की पट्टी ने दोनों चुंबकों को आपस में जोड़ रखा था, अलार्म सिस्टम को लगा कि दरवाजा अभी भी बंद है। उन्होंने उस जुड़े हुए सेंसर को दीवार पर टेप से चिपका दिया। जीनियस ने राहत की सांस ली। पहला लॉक खुल चुका था। अब बारी थी पासवर्ड की। मॉन्स्टर ने वो कोड डाला जो उन्होंने वीडियो फुटेज से चुराया था। इलेक्ट्रॉनिक लॉक खुल गया। अब आया सबसे डरावना पल। द किंग ऑफ कीज आगे आया। उसके हाथ में वो डुप्लीकेट चाबी थी जिसे उसने सिर्फ वीडियो देखकर बनाया था। सबके पसीने छूट रहे थे। अगर चाबी काम नहीं की तो सब खत्म। किंग ने कांपते हाथों से चाबी ताले में डाली। उसने घुमाने की कोशिश की लेकिन चाबी अटक गई। मॉन्स्टर ने कहा, क्या हुआ? घुमा इसे। किंग का चेहरा सफेद पड़ गया। ये नहीं घूम रही। शायद कोई गलती हो गई। सन्नाटा छा गया। 18 महीने की मेहनत मिट्टी में मिलने वाली थी। घबराहट में जीनियस ने तुरंत अपना फोन निकाला और बाहर कार में बैठे लियोनार्डो को कॉल लगाया। उसने दबी हुई आवाज में कहा, लियो, हम फंस गए हैं। डुप्लीकेट चाबी काम नहीं कर रही। लॉक नहीं खुल रहा। अब हम क्या करें? मिशन कैंसिल करें? लियोनार्डो ने शांत दिमाग से सोचा। तभी उसे अपनी जासूसी का एक सीन याद आया। उसने फोन पर कहा, वापस मत आना। मुझे याद है, वो गार्ड्स बहुत आलसी हैं। वो चाबी को वॉल्ट से दूर नहीं ले जाते। ठीक तुम्हारे पास एक छोटा यूटिलिटी रूम है, वहां चेक करो। चाबी वहीं होनी चाहिए। लियोनार्डो की बात सुनते ही मॉन्स्टर ने बिना देर किए पास वाले उस छोटे कमरे का दरवाजा तोड़ा और वहां दीवार पर एक हुक पर असली चाबी टंगी थी। मॉन्स्टर की आंखों में चमक आ गई। उसने चाबी उठाई। उसने असली चाबी ताले में डाली। दरवाजा खुल गया। अब वो वॉल्ट के अंदर थे, लेकिन अभी जीत नहीं हुई थी। अंदर घुप अंधेरा था। उन्होंने लाइट नहीं जलाई क्योंकि लाइट सेंसर एक्टिव था। जीनियस ने टीम को रोका, हिलना मत। वो हीट सेंसर अभी भी एक्टिव है। लियोनार्डो ने एक दिन पहले उस पर हेयर स्प्रे मारा था। वो काफी नहीं था। जीनियस ने एक लंबा डंडा निकाला जिसके ऊपर थर्माकोल का एक डिब्बा लगा हुआ था। उसने अंधेरे में ही उस डंडे को ऊपर उठाया और छत पर लगे सेंसर को उस डिब्बे से ढक दिया। जीनियस ने कहा, अब खतरा टल गया है। अब वो कमरे में बिना डरे घूम सकते थे। मॉन्स्टर ने अपने बैग की चेन खोली और अपनी खास ड्रिल मशीन निकाली। तिजोरी के लॉकर्स लोहे के थे, लेकिन उनका लॉक मैकेनिज्म कमजोर था। मशीन की आवाज गूंजने लगी। एक के बाद एक लॉकर टूटने लगे और फिर पहला बक्सा खोला। उनकी आंखें फटी रह गईं। हीरे, मुट्ठी भर हीरे, सोने के बिस्किट, कैश और जेवर। वो पागलों की तरह बक्से तोड़ने लगे। फर्श पर हीरे ऐसे बिखर गए जैसे कांच के टुकड़े हों। वो बोरियों में माल भरने लगे। लालच इतना बढ़ता गया कि वो सब कुछ ले जाना चाहते थे, लेकिन बैग्स भर चुके थे। मॉन्स्टर चिल्लाया, और जगह नहीं है, बैग फट जाएंगे। उन्होंने करीब 109 बक्से तोड़े। फर्श पर अभी भी करोड़ों का सोना पड़ा था, लेकिन उनके पास ले जाने की ताकत नहीं थी। सुबह के 5 बजने वाले थे। वक्त खत्म हो रहा था। भागने से पहले उन्होंने सबसे जरूरी काम किया। वो सिक्योरिटी रूम में गए और वहां से सीसीटीवी की सारी रिकॉर्डिंग निकाल ली ताकि पुलिस उनका चेहरा न देख पाए। वो उसी रास्ते से वापस बाहर निकले। गाड़ी की डिक्की में 800 करोड़ का माल भरा और अंधेरे में गायब हो गए। चोरी कामयाब हो चुकी थी। वो लोग एंटवर्प से निकलकर इटली की तरफ भाग रहे थे। गाड़ी में खुशी का माहौल था। तभी उनसे वो एक गलती हुई जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। रास्ते में लियोनार्डो ने स्पीडी को एक बड़ा काले रंग का कचरे का थैला दिया। इस थैले में वो सारे सबूत थे जो उन्हें फंसा सकते थे, जैसे कि खाने के पैकेट, रबर के दस्ताने और वो नक्शे। लियोनार्डो ने साफ कहा था, इस थैले को जला देना। कोई सबूत नहीं बचना चाहिए। लेकिन स्पीडी को डर लग रहा था या शायद आलस आ गया। उसने सोचा कि कौन आग जलाने का रिस्क ले। उसने हाईवे के किनारे एक जंगल के पास गाड़ी रोकी और वो थैला वहीं झाड़ियों में फेंक दिया। उसे लगा कि जंगल में यह कचरा कौन ही देखेगा।
यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। सोमवार की सुबह एंटवर्प में जब बैंक के गार्ड्स ने वॉल्ट खोला तो उनके होश उड़ गए। फर्श पर करोड़ों के हीरे, नोट और सोना बिखरा पड़ा था, वो माल जो चोर ले जा नहीं पाए थे। पुलिस कमिश्नर ने इसे सदी की सबसे बड़ी चोरी कहा, लेकिन उनके पास चोरों का कोई सुराग नहीं था। तब किस्मत ने पलटी मारी। जिस जंगल में स्पीडी ने वो कचरा फेंका था, वहां का एक लोकल आदमी उस जमीन का मालिक था। उसे अपनी जमीन पर कचरा पड़ा देख बहुत गुस्सा आया। उसने पुलिस को शिकायत कर दी क्योंकि कचरे में डायमंड सेंटर के कुछ लिफाफे भी थे। पुलिस ने जब उस कचरे के थैले को खोला तो उन्हें वहां एक आधा खाया हुआ सैंडविच मिला। यह वही सलामी सैंडविच था जो लियोनार्डो और उसकी टीम ने चोरी वाली रात खाया था। पुलिस ने उस सैंडविच पर लगी लार का डीएनए टेस्ट करवाया। अब सवाल यह है कि पुलिस को सीधे लियोनार्डो पर शक कैसे हुआ? सिर्फ एक सैंडविच से तो पुलिस किसी को नहीं पकड़ सकती थी। असल में उस कचरे के थैले ने लियोनार्डो की एक और बड़ी गलती उगल दी। जब पुलिस उस कचरे की जांच कर रही थी तो उन्हें फटे हुए कागजों के बीच एक दुकान का बिल मिला। यह बिल एक सर्विलांस सिस्टम का था। पुलिस तुरंत उस इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर पहुंची। दुकानदार ने अपने रिकॉर्ड चेक किए और बताया कि यह सिस्टम लियोनार्डो नोटारबार्टोलो नाम के एक आदमी ने खरीदा था। पुलिस का माथा ठनका। उन्होंने डायमंड सेंटर के किराएदारों की लिस्ट चेक की और लिस्ट में लियोनार्डो का नाम था। पुलिस को समझ आ गया कि यह अंदर का काम है। एक ऐसा आदमी जो पिछले 2 साल से वहां ऑफिस लेकर बैठा था, वही इस चोरी का मास्टरमाइंड है। शक तो हो गया था, लेकिन सबूत चाहिए था। तब उस आधे खाए हुए सैंडविच का रोल आया। पुलिस ने लियोनार्डो के पुराने रिकॉर्ड से उसका डीएनए निकाला और सैंडविच पर मिले डीएनए से मैच किया। मैच 100% सही निकला। अब पुलिस को यकीन हो गया था। इसके बाद पुलिस ने लियोनार्डो के घर पर छापा मारा। वहां उन्हें चोरी हुए कुछ हीरे तो मिले, लेकिन वो बहुत कम थे। असली खजाना गायब था। अब लियोनार्डो ने ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की थी। चोरी के बाद वो इटली भाग गया था, लेकिन कुछ दिन बाद वो वापस एंटवर्प आ गया क्योंकि उसे लगा कि अगर वो अचानक गायब हो गया तो पुलिस को उस पर शक हो जाएगा। उसका वहां ऑफिस था, तो उसे एक ईमानदार बिजनेसमैन की तरह पेश आना था। उसे लगा कि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए वो सेफ है। वो सीधा डायमंड सेंटर में चला आया। वो अपना लेटर चेक करने और ये दिखाने आया था कि अरे यहां क्या हुआ। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पुलिस को जंगल वाले कचरे से उसका नाम पहले ही मिल चुका था। पुलिस उसका इंतजार ही कर रही थी। जैसे ही लियोनार्डो डायमंड सेंटर में घुसा, पुलिस ने उसे वहीं पकड़ लिया। उसने अपनी ही होशियारी में खुद को फंसा लिया। अगर वो इटली में ही रहता तो शायद पुलिस को उसे पकड़ने में सालों लग जाते। लियोनार्डो तो पकड़ा गया, लेकिन उसकी जेब में रखा मोबाइल फोन उसके दोस्तों का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। पुलिस ने जब कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले तो सारे तार इटली से जुड़े मिले। इसके बाद एक एक करके पूरी टीम पकड़ी गई। सबसे पहले स्पीडी पकड़ा गया। वो पुलिस के सामने बहुत घबरा गया और उसने मान लिया कि चोरी उसी ने की है। स्पीडी ने द मॉन्स्टर के बारे में भी बता दिया। तभी पुलिस सीधे इटली में द मॉन्स्टर के घर पहुंच गई। वहां पुलिस को नोटों की गड्डियां मिली। जब उन नोटों के सीरियल नंबर मिलाए गए तो वो वही थे जो डायमंड सेंटर से चोरी हुए थे। वहीं दूसरी तरफ द जीनियस के घर से पुलिस को चोरी के कुछ हीरे और वो खास टूल्स मिले जो उसने वॉल्ट तोड़ने के लिए बनाए थे। इन तीनों को इटली से गिरफ्तार करके बेल्जियम लाया गया। अदालत ने इन तीनों साथियों को 5-5 साल की जेल सुनाई, जबकि इस खेल के मास्टरमाइंड लियोनार्डो को 10 साल की सजा मिली। लेकिन पुलिस की फाइल आज भी अधूरी है। टीम का 5वां सदस्य द किंग ऑफ कीज हवा में जैसे गायब हो गया। यह आदमी कौन था? इसका असली नाम क्या था? यह आज तक पुलिस को पता नहीं चला। कहा जाता है कि वो अपना हिस्सा लेकर भीड़ में कहीं खो गया और पुलिस को आज तक उसका कोई अता पता नहीं चला। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य आज भी एक रहस्य है। पुलिस को चोर तो मिल गए, लेकिन वो 800 करोड़ के हीरे कभी नहीं मिले। लियोनार्डो ने जेल से बाहर आने के बाद कहा कि उन्होंने सिर्फ 20 मिलियन की चोरी की थी। बाकी का दावा बैंक ने झूठ मूठ इंश्योरेंस के पैसे लेने के लिए किया था। सच क्या है, यह आज भी सिर्फ लियोनार्डो जानता है। वो हीरे आज भी दुनिया में कहीं छिपे हुए हैं। आपको क्या लगता है, असली खजाना कहां गया होगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ऐसी ही और कमाल की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना।